हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अभी एक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके थे। और पार्ट 1 में भी हम पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने ये जान लिया था कि शॉक थेरेपी का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ स्टार्ट कैसे हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी, वो देश कैसे बना था, विघटन कैसे हुआ, उसके बारे में हमने सारी जानकारी उसमें जान ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उसको देख लीजिए कि हमने सोवियत संघ के बारे में सारी चीज़ें डीपली बता दी। और उसमें हमने ये भी बता दिया है कि एग्जाम में कौन सा जो है सोवियत संघ के बारे में सवाल पूछे जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि सोवियत संघ तो टूट गया था। उसके बाद 15 देश हमारे पास आए थे, जिसमें यूक्रेन और रूस जैसे बड़े देश भी थे। ठीक है। अब देश कैसे चलाया जाए, ये लोगों के अंदर बहुत सारी सोच थी कि अब देश कैसे चलाया जाएगा। 15 देश, अलग अलग देश बन तो गए, लेकिन उसको बनाना, उसको चलाना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए विश्व बैंक और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक मॉडल अपनाया। उस मॉडल को कहते थे शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी क्या है? अब ये आपके बारे, ये बहुत अजीब सी बात है। शॉक थेरेपी यानी शॉक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में 5 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाने वाला सवाल है। इस चैप्टर से अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो आपका सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का अंत, या फिर विशेषताएं, या दूसरा शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी के बारे में जानते हैं। शॉक थेरेपी वो है जैसे उपचार करके, यानी उनको आघात पहुंचा के उपचार करना। यानी हमने किसी को पहले हम लोग को उससे जहर की दवा दे दी, उसके बाद उसको ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह से शॉक थेरेपी की डेफिनेशन है। यानी साम्यवादी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो उसको छोड़कर पूंजीवादी की तरफ एकदम से अपनाना, उसको एकदम से उसकी तरफ जाना। बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में करना। इसे देश में एक बहुत बड़ा झटका पड़ा, साबित हुआ, जिसको शॉक थेरेपी कहते थे। अब ये शॉक थेरेपी क्या ये सच में आपके काम आने वाला है? क्या इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? क्या ये सच में लोगों को, जनता को बेनिफिट देगा? और क्या इससे ये 15 देश जो अभी नए नए शुरुआत हुए हैं, अभी उन्होंने कदम रखा है, तो क्या वो दोबारा चलेंगे? नहीं, ये इतना आसान नहीं था। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि शॉक थेरेपी है। तो मैंने आपको शॉक थेरेपी बता दिया कि आघात पहुंचा के उपचार करना। यानी हमने किसी मरीज को पहले हमने उसको जहर दे दिया या फिर उसको मार दिया, और मारने के बाद हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे कि हमारे गोरबाचेव, तो उन्होंने क्या करा था, धीरे धीरे विकास करना चाहा था। लेकिन जनता का क्या कहना था कि नहीं, हमें धीरे धीरे विकास नहीं चाहिए, हमें एकदम से विकास चाहिए। तो इसलिए ऐसे ही इसी चीज़ को देखते हुए जो विश्व बैंक थे, उन्होंने शॉक थेरेपी अपनाया। अब शॉक थेरेपी के बारे में हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। और 5 हमारे पास पॉइंट है जिसके परिणाम निकले। शॉक थेरेपी जो था उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसके नुकसान हुए। तो वो नुकसान क्या हुए, हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला नुकसान जो हुआ था वो हमारा रूस का औद्योगिक ढांचा जो था पूरी तरह से चरमरा गया। यानी आप ये सोच सकते हैं कि अगर जैसे कि कोई भी व्यक्ति अचानक से कोई कदम उठाता है, तो वो अच्छा नहीं हो सकता। तो उसी तरह से जो रूस के जो 90% उद्योग जो थे, फैक्ट्रियाँ थे, कारखाने थे, निजी कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। ठीक है। और सरकार को यह सब कुछ जल्दी करना पड़ा, इसलिए अरबों खरबों की कीमती सरकारी फैक्ट्रियों को बेहद औने पौने दामों में, एकदम ना के बराबर, एकदम शून्य के बराबर उसको निजी लोगों के हाथ में बेच दिया। और इसकी घटना के इतिहास में सबसे बड़ा गिरासेल कहा गया। यानी गिरासेल वो था कि जब हमारे रूस को उठाना था, तो उस टाइम पे वो सरकार कैसे चलाए। यानी एक तरह से मैं आपको बता दूं, एक फैमिली किसी को दे दिया गया, अब उसके पास कुछ नहीं है, अब उसको चलाने के लिए लोगों को
विचार करना है कि कैसे हम उस चीज़ को हम कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए लोगों ने क्या अब घर में जो सामान पड़ा है उसको भी बेचना शुरू कर दिया, ताकि उसको बेचने से कुछ पैसे हाथ में आए। लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं, सरकारी उद्योग जो थे, कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, वो सब निजी हाथ में दे दिया गया। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिखा रहा होगा कि जो अमीर लोग थे वो क्या कर रहे थे कि वो तो खरीद के लेके भाग रहे थे, क्योंकि उनको सस्ता मिल रहा था, यानी 90% छूट दे रखी थी। तो लेकिन जो गरीब लोग थे उनके पास इतना कुछ था ही नहीं कि वो बेच पाए। देखो डीपली पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, मज़े की बात यह है कि सरकार जो थी वो जनता को खरीदने के लिए एक उन्होंने टोकन जारी कर रखा था। लेकिन जो जनता थी वो इतनी गरीब हो चुकी थी कि वो टोकन नहीं खरीद पा रही थी, तो वो ब्लैक मनी में, मतलब कि उनके दाम में वो बेचा जा रहा था। यानी एक तो सरकार ने जनता की सपोर्ट के लिए ही करा था, लेकिन जनता के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो किसी टोकन को खरीद सकें। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? जो अमीर थे, पूंजीवाद थे, जो पूंजीपति थे, उनको ही फ़ायदा हुआ, गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो है रूस की मुद्रा रूबर। देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रूबर क्या था। रूबर हमारा रूस की मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, और आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या नाम है आपका विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इन सब के बारे में शॉर्ट फॉर्म में 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, तो वो आप भी ये भूल मत जाना, उसे भी याद रखना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत जो रूस की मुद्रा थी उसमें भारत गिरावट हो गया और भयंकर महंगाई हो गया। अचानक से जो पूंजीवाद में आने का रूस की अपनी जो रूबर जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटाव में गिर गई, पूरी तरह से गिर गई वो। और उसके बाद करेंसी गिरने के बाद देश में क्या हो गया, महंगाई हो गई। राशन, दूध, रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो दाम आसमान छूने लग गए। अब लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो पैसे बैंक में बचा कर रखा था वो भी ये भयंकर जो महंगाई के कारण उनको क्या करा, मिट्टी के बराबर हो गया, वो रातों रात कंगाल हो गए। यानी उन्होंने जितना भी पैसा बचा रखा था, जीवन एक होता है ना पूंजी, एक जीवन की पूंजी होती है, वो भी लोगों ने बचा कर रखा। लेकिन क्या हुआ, जब ये महंगाई हो गई, लोगों को अपना खर्चा चलाना भारी पड़ गया, तो वही पैसे निकाल के लोगों ने खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे रातों रात लोग कंगाल होते गए। तो ये हालत हो गई थी किसकी वजह से, शॉक थेरेपी की वजह से। और ये हालत कहाँ की है, ये हमारी हालत रूस की है, जो 15 गणराज्य में सबसे बड़ा गणराज्य था। आप समझ रहे हो, यानी जो बड़ा गणराज्य था, सबसे बड़ा गणराज्य, ये उसकी हाल बता रहे हैं। तो आप ये सोचिए, जो छोटा था तो उसका क्या ही हाल होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था जो हमने शॉक थेरेपी के बारे में जाना। अब हम तीसरे पॉइंट के पास चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा ये पुरानी जो सामाजिक कल्याणकार का जो ढांचा था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब क्या होता है कि देखिए, जो समाज में कल्याणकार के लिए बनाया गया था सोवियत संघ की तरफ से, जो सरकार सोवियत संघ के समय पे सरकार ने अपनी तरफ से नागरिकों को जो कीमती मतलब सुधार के लिए व्यवस्था, शिक्षा, बच्चों के लिए देखभाल के लिए राशन, बुनियादी सुविधा की गारंटी जो दिया था सोवियत संघ ने, वो भी शॉक थेरेपी में बिल्कुल पूरी तरह से हट गया था। लेकिन शॉक थेरेपी के आते ही जो सरकार थे वो इन सबको दी जाने वाली जो सब्सिडी थी, जो छूट थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। नतीजा ये हुआ, जो लोग सरकारी मदद के भरोसे सामान ज़िंदगी जी रहे थे, वो अचानक से ही गरीबी में दलदल में डूब गए। यानी जब सोवियत संघ था, आपको मैंने बताया था कि वो कितनी चीज़ें सरकार की तरफ से हर चीज़ें मुहैया कराती, तो ऑलमोस्ट तो हर मुहैया कराती थी। तो जो गरीब लोग थे वो उसी के सारे भरोसे पे जी रहे थे। लेकिन जैसे ही शॉक थेरेपी आया तो उनको शिक्षा हो गया, राशन हो गया, या फिर स्वास्थ्य हो गया, इसकी तरफ से जो भी सुविधा थे वो बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो अब क्या हुआ कि वो पूरी तरह से गरीब हो गए। तो इतना इफ़ेक्ट पड़ा था जब शॉक थेरेपी आया। तो ये हमारे सोवियत संघ के जाने के बाद की घटना है।
तो ये हमारा 5 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसको नोट करके रखा करो, ताकि आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप कॉपी पेन निकाल के पढ़ सको कि क्या है। और वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे आपको याद रहेगा। अब आगे चलते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब जो गरीब थे वो शॉक थेरेपी ने पूरे समाज को जो 2 हिस्से में बांट दिया था। यानी उद्योग निजीकरण के देश में संपत्ति का कुछ संपत्ति कुछ चालाक और अमीर लोगों के हाथ में सिमट के रह गई। रूस में जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए, यानी उनको सस्ता सामान मिलने लग गया, और जो गरीब थे, जो मिडिल क्लास के थे, वो पूरी तरह से गरीब हो गए, यानी आर्थिक असमानता पैदा हो गई। यानी जब मैंने आपको बताया कि सब कुछ नहीं मिलने लग गया, और जो अमीर लोग थे, गैराज सेल की वजह से उनको क्या हुआ, उनको सस्ते में सामान मिला, वो खरीद के और अमीर हो गए। और जो गरीब थे भैया, वो तो और ही गरीब होते चले गए। उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा, और ना ही उनके पास किसी आवाज़ उठाने का कोई भी मकसद है, क्या कोई रास्ता है। ठीक है, ये हाल हुआ था हमारा शॉक थेरेपी आने के बाद। तो ये आपका कितने नंबर में, 5 नंबर में बार बार पूछा जाता है। तो मैंने आपको पॉइंट वाइज और कार्टून को के ज़रिए मैंने आपको ये चैप्टर समझाया है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़रूर भेजा करिए, ताकि आपके बच्चों को, आपके जो दोस्त हैं, उनकी मदद की जा सके। ठीक है, हम एक ऑनलाइन क्लासेस भी रखने वाले हैं, लेकिन पहले अगर जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और मेरे कमेंट्स में सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। देखिए, 5वां जो है वो है माफिया वर्ग का उदय। देखिए, लोकतंत्र की कमजोरी, जब सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, तो जो रूस में आसपास के देश के एक नया माफिया वर्ग भी पैदा हो गया। उन्होंने क्या किया, अपराधियों और माफिया का मुद्दा तो होना ही था। अब ये है कि जो ताकतवर थे, वो जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने अपना सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया, अचानक अपने आप ही कब्जा कर लिया। जो आर्थिक थे, गतिविधियाँ थी, व्यापार थे, उन सब पे कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो देश में आर्थिक सुधारों के चक्कर में जो सरकार थी, वो मजदूरों पे, गरीबों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो उससे क्या हुआ कि वो और लोग जो थे, जो राष्ट्रपति थे, उनको इतना ताकत दे